Good evening, everyone. Shubham, ma'am, shall I start? Am I audible? हाँ सर, आ रही है आवाज। Start कर दूं? Shubham, ma'am is there? मैम कनेक्ट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ सौरभ। प्रवीण सर, यस सर। स्टार्ट करता हूँ ना? यस सर। ओके। तो कल हम लोग मिक्स मीडिया के मटेरियल टेक्निक और कैटेगरीज टाइप ऑफ मिक्स मीडिया के बारे में समझे। उसमें से दो टेक्निक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक है पायरोग्राफी और दूसरा है वॉशी टेप। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक पार्ट है जो अनटच्ड रहा कल, वो था इसके ओरिजिन के बारे में। तो आई थॉट आई शुड टॉक समथिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ मिक्स मीडिया आर्ट। तो जैसा कल मैंने बोला कि ऐसा माना जाता है कि ये जो मार्शल डनशैम है, वहाँ से 1912 से वहाँ से मिक्स मीडिया का जो है कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी मिक्स मीडिया में जो प्रैक्टिस हुए हैं उसके बारे में अगर और डीप में जाए और पीछे जाए तो जो नोन हिस्ट्री है, अवेलेबल हिस्ट्री है, तो उसके हिसाब से दो चीज़ें हैं, दो एरा है। एक तो जितनी भी ट्राइब्स कम्युनिटी है, ठीक है, उधर ट्राइब्स कम्युनिटी में अगर कोई भी आर्ट वर्क है, उस आर्ट वर्क के बारे में, उस आर्ट वर्क में मोस्टली मिक्स मीडिया का यूज होता है। ठीक है, वो जो भी आर्ट वर्क क्रिएट करे, है ना, वो उनका प्रोडक्ट हो या फिर हैंडीक्राफ्ट हो या फिर पेंटिंग हो, ठीक है, कोई भी सरफेस अवेलेबल हो जिसमें वो काम करते हैं। ठीक है, चूंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इंफॉर्मेशन इसलिए कम मिलती है क्योंकि हम लोगों के पास ओरल हिस्ट्री ज़्यादा है ना, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, रिटन हिस्ट्री बहुत कम है, इसलिए हम लोग उसके बारे में एविडेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे पाते। ठीक है, तो जो चीज़ें नोन है, एक ऑथर है फेडर, उन्होंने 1976 में कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया। उनके डॉक्यूमेंटेशन को अगर मैं कोट करूं तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ट्राइब कम्युनिटी है, ठीक है, एबोरिजिनल नाम है उसका। तो एबोरिजिनल में 1776 के पहले जो आर्ट प्रैक्टिस करता था, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जो आर्ट प्रैक्टिस करता था, मोस्टली वो लोग वुडन स्कल्पचर्स बनाते थे, वुडन स्कल्पचर्स बनाते थे। लेकिन उन वुडन स्कल्पचर्स के साथ वो लोग डिफरेंट मटेरियल को यूज करते थे, जैसे कि फीदर को यूज करते थे, क्लॉथ को यूज करते थे, है ना, हॉर्स के हेयर्स को यूज करते थे, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें थी जिनका इस्तेमाल वो वुडन स्कल्पचर के साथ करते थे। उसका रीजन जो था, उसका एक पर्पस था उसके पीछे का, ठीक है, वो था उनका रिलीजियस और प्रैक्टिकल पर्पस, और दूसरे जो पर्पसेस होते हैं। रिलीजियस पर्पसेस में हम लोग कुछ उनके जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं उसको ऐड कर लेते हैं, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं अदर प्रैक्टिसेस। तो उस प्रैक्टिसेस के संदर्भ में वो जो वहाँ का जो लोकल स्कल्पचर था उसमें ये लोग हॉर्स के हेयर्स, फीदर्स और कुछ क्लॉथ्स को भी यूज करते थे उस स्कल्पचर के क्रिएशन के लिए। ठीक है ना, तो एक सेट ये है, ठीक है, जो अमेरिका का जो अबॉर्नियल ट्राइब कम्युनिटी है। दूसरा एक वेनिशा करके ऑथर है, उन्होंने इसके बारे में मिक्स मीडिया के ओरिजिन के बारे में कोट करते हुए ये बोला कि जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का जो साउथर्न सहारा वाला एरिया है, उस एरिया में जो मिक्स मीडिया का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा पाया गया। अच्छा, अब ये शुरुआत कब कब से हुआ इसके बारे में कोई भी चीज़ नोन नहीं है, ठीक है, वहाँ पे लोग इसकी प्रैक्टिस कब से कर रहे होंगे ये नोन नहीं है। लेकिन वो जो, अच्छा, वो लोग भी स्कल्पचर्स ही करते थे, ठीक है, उनके उनके स्कल्पचर्स में जो मटेरियल यूज करते थे उसमें वो डेली लाइफ की जो नीड डेली डे टू डे जो नीड्स की चीज़ें होती थी उनको वो सर्व करते थे मिक्स मीडिया, ठीक है। और उसका जो यूटिलाइजेशन था, वो जो सोशियो कल्चर है, स्पिरिचुअलिटी है,
जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो फिलोसफिकल जो फिलोसफी उनकी अपनी कम्युनिटी की थी, उस उससे रिलेटेड थी। ठीक है, उन चीजों को वो मैनिफेस्ट करते थे जब वो स्कल्पचर करते थे, है ना, जब वो स्कल्पचर करते थे। अब उनकी जो डे टू डे नीड की जो चीजें थी उनमें अच्छा, ये अफ्रीकन जो साउथर्न सहारा जो एरिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, उसमें ओके, तो वो भी इस कल्चर में वुड का ही यूज करते थे, बेसिक मटेरियल वुड ही था। अब उस वुडन स्कल्पचर को वो डेकोरेट करते थे, उसके डेकोरेशन के लिए वो फैब्रिक यानी कपड़ा, क्लॉथ, उनका यूज करते थे, मेटल्स का यूज करते थे, फाइबर्स का यूज करते थे, बीड्स बनाते थे, ग्लास बीड्स वगैरह, लेदर का भी यूज करते थे, पेंट करते थे, कावरीज और बेल्स जो होते हैं उनको भी उसके साथ यूज करते थे। ठीक है, और अफ्रीका में ना, जो ये नाइजीरिया, टोंगा, ये वाला जो एरिया है, इधर के लिए ये एक बहुत रेगुलर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था। ठीक है, तो जो उनके फंक्शंस होते थे, जो उनके रिचुअल्स होते थे ट्रेडिशनल, उसके लिए ये लोग डिफरेंट स्कल्पचर, वुडन स्कल्पचर को इसी तरीके से बनाते थे। ठीक है, अब जब इसको और आगे लेके आए, ठीक है, ये आपका जो है अर्ली 18th सेंचुरी तक ये प्रैक्टिस हुआ। उसके बाद जब ये उसको आफ्टर 18th सेंचुरी जब उसको लेके आगे आए, तो अब ये लोग हॉर्न, शेल्स, फाइबर, ठीक है, और जो हाथी का दांत होता है वो, और कुछ बीड्स, ग्लास, मिरर्स, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करने लगे। अच्छा, जो ये अफ्रीकन जो ट्राइब कम्युनिटीज़ है सहारन सहारा वाले एरिया की, ये लोग मास्क बहुत बनाते थे। ठीक है ना, और इनका मास्क वुडन होता था, और इसके साथ वो एनिमल स्किन को भी यूज़ करते थे इसके ऊपर। जैसे कि कोई भी एनिमल, उसका जो स्किन होता है, खाल जो होती है, उसका जो है उसको पेस्टिंग करते थे ऊपर से, ताकि जो मटेरियल है वो छिपे। इसके पीछे भी उनका एक रिलीजियस जो है लॉजिक था। ठीक है, और ये जो कॉन्गो, जो कॉन्गो कंट्री है, उस तरफ का जो एरिया था, उधर वो लोग रोप और मेटल का भी, रोप जो रस्सी वस्सी होती है, उन सब ऐसी चीजों का भी यूज जो है स्कल्पचर के साथ किए। ठीक है ना, तो नॉर्मली अगर हम देखें मिक्स मीडिया में जो अलग, मतलब एक पर्टिकुलर मीडिया के साथ दूसरे मीडियम का यूज का जो, अगर हम इवोल्यूशन को अगर देखें, तो हमें पाएंगे कि इस कल्चर से ज्यादा प्रेरित है। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग है, पेंटिंग अगर एक मिक्स मीडिया है, तो उसमें भी कई सारी चीजें, जैसे कि सीमेंट का एडॉप्शन है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एडॉप्शन है, ठीक है, थ्रेड, यार्न, इन सब चीज़ों का एडॉप्शन है। तो वो भी जो है इस कल्चर से ही इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, अब जब इसकी कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस की बात करते हैं 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में, तो ये जो फेमस जो पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, मार्शल डनशप हुए, ठीक है, पिकासो हुए, माने हुए, सेरा हुए, ठीक है, तो ये लोग, इन लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ। अगर मैं 20th सेंचुरी को दो पार्ट में डिवाइड करूँ, इस मिक्स मीडिया आर्ट के प्रैक्टिस के को लेके, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक हो सकता है 1900 से 1930 तक, दूसरा हो सकता है 1940 से 50 तक का। तो 1930 1900 से 1930 वाले एरा में, और ये 1940 वाले एरा में कुछ ऐसे कलाकार थे जिनके ऊपर अमेरिकन जो ट्राइब कम्युनिटी के जो मिक्स मीडिया का प्रैक्टिस था, उसका इन्फ्लुएंस था। उसमें मार्शल डनशॉप, ठीक है, बर्मन, ठीक है, ये लोग मेन थे, है ना। अब इन लोगों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस हुआ था मिक्स मीडिया को लेके, वो उस इन्फ्लुएंस के पीछे का सबसे जो महत्वपूर्ण कारक था, वो था इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ठीक है ना, और फिलोसफिकल एलिमेंट भी उसमें एक अपना एक महत्वपूर्ण उसका कारक था। ठीक है ना,
तो जब जो फेडर है, जो ऑथर है, उन्होंने अपने बुक में जो उन्होंने उनका जो रिसर्च स्टेटमेंट है, उसमें इन्होंने बोला कि ये जो अमेरिकन स्कल्प्टर थे, इन्होंने जो ये जो क्या बोलते हैं, ये 1930 1900 से लेकर 1930 के बीच वाले जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, इनके ऊपर जो अमेरिकन स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस पड़ा, ठीक है, उस इन्फ्लुएंस से उन्होंने उस पर्टिकुलर मिक्स मीडिया वाले आर्ट को वो री इन्वेंट किया था। उसका एक री इन्वेंशन था, और वो उन्होंने अपने एक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन में इन्वॉल्व किया, ठीक है ना। तो इसमें आपके इन लोगों ने जो मटेरियल यूज किया इस दौरान, इन्होंने अपने मटेरियल में वुड, मेटल, मीटर बॉक्सेस, बुक लेबल्स, पुराने फोटोग्राफ्स, ठीक है, कुछ ऑटोमोबाइल्स के जो खराब ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं वो, ठीक है, ऐसी चीज़ों का इन लोगों ने इस्तेमाल किया। अब इसके बाद जो 1940 से 50s वाला ये जो डिकेड था, इस डिकेड में जो फेमस कलाकार जिन्होंने प्रैक्टिस किया, उसमें जोसेफ कॉर्नेल, ठीक है, कॉर्नेल, ईवा हेसी और जेन फ्रैंक, ऐसे नाम जो है मेजरली लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया इसमें, जैसे कि अगर मैं कॉर्नेल के जो वर्क थे उसको डिस्क्राइब करूं, तो वो उन्होंने क्या किया कि जो डेलिकेट बॉक्सेस थे उसका ज्यादा यूज किया, कुछ ग्लासेस का यूज किया, मिरर्स का यूज किया, पुराने फोटोग्राफ्स लिए, रेनिशियन पेंटिंग को लेके बहुत काम किया, ठीक है, उनको लेके इनकॉर्पोरेट करके माउंट करके ग्लास वगैरह में उसको लेके उन्होंने मिक्स मीडिया आर्ट का क्रिएशन किया, ठीक है ना। अब जो अफ्रीकन जो मिक्स मीडिया प्रैक्टिस था अफ्रीकन रीजन के जो ट्राइब कम्युनिटी में, उसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, उसका जो इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा पड़ा, वो डाडा और जो सर्लिस्ट आर्टिस्ट थे उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और इन लोगों ने जब अपना काम स्टार्ट किया तो इन्होंने स्क्रैप मेटल्स का सबसे ज्यादा यूज किया, ठीक है ना। अब इसमें पिकासो का जो हेड ऑफ द बुल एक इनका आर्ट वर्क है, उस आर्ट वर्क में जो है इन्होंने बाइसिकल, जो साइकिल होता है पुराना साइकिल, उसके जो वो क्या बोलते हैं स्क्रैप मेटल थे, उसका यूज इन्होंने किया था उस चीज को क्रिएट करने के लिए। स्टक करने के बाद पेंट किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है मिक्स मीडिया के ओरिजिन को समझ सकते हैं। इसके बाद कुछ इंडियन आर्टिस्ट भी थे, उस जो कंटेम्प्रेरी इंडियन मॉडर्न आर्ट के जो इनिशियल फेज के आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन मेरे पास कोई बहुत इम्पैक्टफुल एविडेंस नहीं है, विजुअल्स नहीं मुझे एक्सेस नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। जैसे कि ये क्या नाम है, वीएस गायतोंडे, इन्होंने मिक्स मीडिया में काम किया, ठीक है। एमएफ हुसैन ने बहुत लेट मिक्स मीडिया में कुछ काम किया, ठीक है। और अच्छा, कुछ हार्डवर्क ऐसे हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा इस पीपीटी के एंड में, कि मैं अभी क्यों इस चीज का प्रॉपर आंसर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये ओरिजिन भी है। इसके बाद अभी का जो टाइम चल रहा है, ये जो एकदम बिल्कुल कंटेम्प्रेरी अर्ली मतलब लेटेस्ट वाला कंटेम्प्रेरी पीरियड, इसमें मिक्स मीडिया को लेके जितने भी न्यू टेक्निक्स अवेलेबल है, हर तरीके की टेक्निक्स का जो आजकल के आर्टिस्ट है वो लोग वर्क कर रहे हैं, फ्रीली कर रहे हैं, ठीक है। अब बारी आती है आपकी पायरोग्राफी, जो कल का छूट गया है तो, ठीक है ना। तो जब हम पायरोग्राफी की बात करते हैं, पायरोग्राफी बेसिकली एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसी विधा है जिसमें हम चीजों को बर्न करते हैं, ठीक है। मटेरियल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हमारे पास वुड हो सकता है, हमारे पास लेदर हो सकता है, कई बार कैनवास को भी बर्न इफेक्ट देते हैं कलाकार लोग, ठीक है। स्कल्पचर होता है, वुडन स्कल्पचर कर रहे हैं, वुड को बर्न किया, ठीक है ना। और उसको क्या बोलते हैं, रॉक है, रॉक के साथ असेंबल किया वुडन बोल्ड आइटम को, ठीक है। लेकिन पायरोग्राफी बर्न से थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आपके पास जो टूल्स अवेलेबल होते हैं पायरोग्राफी के, उस टूल से बर्निंग आप बेसिकली ड्राइंग करते हैं,
और जो ड्राइंग वाला एरिया होता है वो बर्न होते हुए चला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो टेक्निक्स है वो आपका वुड बर्न लेदर है, वुड बर्न पीस एंड कलर है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट्स में है, ग्रेन्स वगैरह के साथ जो मटेरियल के अपने अपना एक नेचर होता है उसके हिसाब से, और वुडन वेरेबल है, बर्न आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ये है, ठीक है ना। और जब हम इसके अंदर ये टेक्निक्स है, और जब मटेरियल की बात करते हैं तो कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, वुड बर्निंग टूल्स होते हैं, ठीक है, उसका कुछ इमेजेस मैं भी आपको दिखाऊंगा। आपके पास वुड्स होने चाहिए, आपके पास लेदर होना चाहिए, सैंड पेपर होना चाहिए टू रब इट टू मेक इट मोर सॉफ्ट, ठीक है, स्मॉल बोट ऑल्सो होनी चाहिए, वाटर्स चाहिए आपको, वाटर का यूज हम लोग, वाटर साल्ट ऐसे तमाम चीज़ों का यूज हम लोग करते हैं इफेक्ट के लिए, ठीक है ना। ग्लूकोज का भी यूज करते हैं जब वो बर्न होता है हीट पे ही छोड़ के, देन वी यूज टू ड्रॉप सम वाटर। कई बार हम वाटर का एक कोई टब या बकेट होता है उसमें पोर भी कर देते हैं, ठीक है। तो आपको आपको पेपर चाहिए, ठीक है, कुछ टॉवल्स चाहिए, ठीक है ना, कुछ ड्रिलिंग टूल्स चाहिए, ठीक है, और कलर मीडिया कलर्स चाहिए, जो भी मीडिया आप काम करना चाहते हो, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि मटेरियल मेरे पास क्या है, ठीक है। वुड पे एक्रेलिक भी चल जाता है, ऑयल भी चल जाता है, ठीक है, तो आप उनका यूज करते हैं, ठीक है। कुछ आप वैक्स थ्रेड लेते हैं डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए, और ये वैक्स थ्रेड का ज्यादातर वेरिएबल आइटम्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ये है आपके जो है टूल्स, ठीक है, पायरोग्राफी के टूल्स हैं। इधर जो चार इमेजेस दिख रहा है ये डिफरेंट टाइप के पेन्स होते हैं, उनके टिप्स डिफरेंट होते हैं, और जिस तरीके का इफेक्ट हमें चाहिए होता है उस तरीके की निप बेसिकली होता है, स्क्रू टाइप का होता है, उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। और ये जो सेकंड इमेज बड़ा वाला आप देख रहे हैं ये वाला, ये बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपके पास एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो आपको कितना कैसे बर्न करना है वो आप देखते हैं। और ये जो निप है, ये टिप है पेन का, ये बेसिकली एक मेटल वायर होता है जो हीट होता है, जब आप सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो उतना एरिया बर्न करते हुए चला जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आप काम देखते हैं फिर। तो आप जो ये ह्यूमन फिगर है, इसमें क्या है कि पेंसिल से ड्राइंग करने के बाद आप उसको उसके ऊपर जो है ये जो आपके पायरोग्राफी टूल्स हैं उनका एप्लीकेशन किया गया है, ठीक है। अब कुछ फेमस आर्ट वर्क है जिसको मैं आप जो पायरोग्राफी को यूज करके किया गया है। ये जो आप आर्ट वर्क देख रहे हैं ये मिशेल लोआकुम ने 2016 में बनाया था, इसका नाम है डिवाइडेड फैब्रिकेशन, ठीक है। ये इसका जो सरफेस है वो वुड सरफेस है, वुड सरफेस में फर्स्ट ही हैज मेक आउटलाइन ऑफ बेसिकली बेसिक ड्राइंग ऑफ द आर्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, बाय यूजिंग द इंक, ब्लैक इंक। उसके बाद उन्होंने उस इंक के ऊपर, आप यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में फोटो है उसमें देख सकते हैं कि उस इंक के ऊपर उसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया, जैसा भी इफेक्ट देना था। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर एक्रेलिक कलर को अप्लाई किया, ठीक है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आ रही है बात। ठीक। जूली बेंडर का ये काम है, ये भी पायरोग्राफी वाला ही काम है। इसमें जितने भी आपको डार्क वाला, ब्राउन शेड में डार्क वाला हिस्सा दिख रहा है इस पूरे आर्ट वर्क का, ये जो एनिमल है उसके फेस की तरफ, ये सारा जो है पायरोग्राफ्ट है, ठीक है। अब बारी आती है वॉशी टेप की। तो देखिए वॉशी टेप क्या होता है, एक डेकोरेटिव टेप होता है, ठीक है ना। और इसका मल्टीपल यूज होता है ना, मोस्टली क्राफ्ट वर्क के लिए ज़्यादातर यूज होता है। और मिक्स मीडिया में इसका काफ़ी कुछ यूज लोगों ने किया है, स्पेशली इम्बेलिशमेंट में, ठीक है। आपने ड्राइंग किया हुआ, ड्राइंग करने के बाद नाउ यू डोंट वांट टू पुट कलर्स, आप डिफरेंट टेक्सचर्स को दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप वॉशी टेप का यूज करते हैं।
और एक स्क्रिप्ट के तरीके से। ठीक है, इसमें टेक्निक्स में क्या हमारे पास अवेलेबल है, वो एक है कोलाज बैकग्राउंड। ठीक है, डिजाइन एलिमेंट के थ्रू हम उसको करते हैं। मास्किंग है एक टेक्निक। शेप्स एंड एम्बेलिशमेंट एक टेक्निक हो गया। मटेरियल के लिए आपको वॉशी टेप तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आपके पास जेल या फिर मैट मीडियम होना चाहिए, एक्रेलिक पेंट्स और इंक होने चाहिए, और मिक्स मीडिया के कुछ पेपर्स होने चाहिए। ठीक है, मीडिया पेपर होने चाहिए आपके पास, जैसे कि आर्ट जर्नल्स हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, और मैगजीन हो सकता है। और सॉर्टेड स्टाम्प्स चाहिए होंगे, स्टेंसिल्स चाहिए होंगे, आपको ब्रशेस चाहिए होंगे, और नाइफ चाहिए होंगे, ब्रेयर्स चाहिए होंगे, स्पॉन्ज चाहिए होंगे, सीजर चाहिए होगा आपको, और बुक पेपर्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, और डाई करने के लिए, डाई कट करने के लिए कुछ पंचेस होने चाहिए आपके पास। ठीक है ना। देखिए, अब जो टेक्निक, हर अलग अलग टेक्निक में इफेक्ट क्या आता है। कोलाज बैकग्राउंड में आपने क्या किया, सिंपली आपने वॉशी टेप को लिया, कट किया, अरेंज किया। ठीक है, जो आपके पास विजुअल आर्ट और डिजाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल के हिसाब से आपने उनका एक अरेंजमेंट किया। ठीक है, डिजाइन एलिमेंट में क्या है कि आपने प्लेसमेंट किया, डिफरेंट विजुअल थिंग्स आपके पास है। ठीक है, आप बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन को भी आप उसके साथ पोर्ट्रे करते हैं। मास्किंग में क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड हो सकता है मास्किंग टेप को यूज करके आपने बैकग्राउंड क्रिएट किया हो सकता है आपने टेक्सचर लिया हो, इम्प्रेशन लिया हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है उसके ऊपर एम्बेलिशमेंट करते हैं। लास्ट वन एम्बेलिशमेंट में यू क्रिएट फिगर्स विद इट। ठीक है ना, कुछ आर्टवर्क देते हैं। ये रेप्लिकेशन है फेमस आर्टवर्क का। तो जापान में एक आर्ट इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट का वर्क है ये। ठीक है, तो उसने वॉशी टेप को लेके क्या किया कि जो फेमस आर्ट वर्क है उसको रेप्लिकेट किया है। यू कैन सी हाउ फाइन वर्क कैन बी डन थ्रू बाय यूजिंग विद हेल्प ऑफ वॉशी टेप। अब बात ये आती है कि कुछ पॉपुलर जो आर्टिस्ट है उनके बारे में बात करने के लिए। तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट में पाब्लो पिकासो है, एगार है, क्रिस ऑफली है, ठीक है, बार्लो है, और जॉर्ज ब्रैक है, पीटर ब्लेक है, एम एमिन है, सारा है। ठीक है, ये जो इंडियन आर्टिस्ट का नाम देख रहे हैं बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल इमर्जिंग आर्टिस्ट है। ठीक है ना। तो पाब्लो पिकासो से स्टार्ट करते हैं। ये पाब्लो पिकासो ने मोस्टली जो है कोलाज में वर्क किया। उनके मिक्स मीडिया की बात करें तो पेपर कोलाज का ज़्यादातर यूज़ किया। ठीक है, तो ये उनका जो आर्ट वर्क है, इसका टाइटल है बॉटल ऑफ विक्स मार्क्स। ठीक है, इसमें विक्स मार्क्स ग्लास गिटार एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, 1913 का बना हुआ ये पेंटिंग है। इस आर्ट वर्क में उन्होंने न्यूज़पेपर कटिंग का यूज़ किया है। नॉर्मल पेपर को ड्रॉ करके उसकी पेस्टिंग करी है। उसके बाद उन्होंने सॉलिड फिल किया है यूजिंग द एक्रेलिक कलर, और इंक से जो है मल्टीपल ड्राइंग करी है। चारकोल से भी ये इफेक्ट दिया हुआ है जो हैचिंग आपको दिख रहा है। तो इतने मटेरियल इसमें यूज हुआ है। पाब्लो पिकासो का ये दूसरा वर्क है। ठीक है, मैस्केट ऑफ गिटार। ठीक है, 1912 का काम है ये। तो ये बेसिकली जो आपके पास असेंबलेज एक मीडियम है, एक टाइप है इसका मिक्स मीडिया का। तो ये असेंबलेज का एक बेहतर एग्जांपल है जिसमें उन्होंने थ्री डायमेंशनल कोलाज को बनाया है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कार्डबोर्ड, पेपर, स्ट्रिंग, वायर, इन चीज़ों को लेके फोल्ड्स किए। फोल्ड्स करने के बाद उनका अरेंजमेंट उन्होंने किया। पाब्लो पिकासो का ये वर्क है, 1914 का काम है ये। इसका टाइटल है बॉल ऑफ फ्रूट, वॉयलिन एंड बॉटल। ठीक है, और जो उनका सिंथेटिक क्यूबिज्म वाला टाइम था ना, वो वाला पीरियड था, उस तरीके की जो आर्ट वर्क है उसका एक एग्जांपल है ना। इसमें इन्होंने पेंटेड डॉट्स का यूज किया है, स्लॉट का यूज किया है, ग्रेन्स ऑफ सैंड इनका यूज किया है। इन सब चीजों का यूज करके उन्होंने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को जो है डिपिक्ट किया है। ठीक है ना।
ये काम पाब्लो पिकासो का ही है। माजोली 1911-12 का काम है, ठीक है ना। माजुली एक वर्ड है, इसका अपना एक मीनिंग है, ठीक है ना। और माजुली उनकी कोई एक संबंधी भी थी, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, ठीक है ना। जिनको जिनको लेके उनके जो भी इमोशंस थे, उस इमोशंस को उन्होंने पोर्ट्रे किया है इसके लिए, और अपनी इमोशन को पोर्ट्रे करने के लिए उन्होंने मिक्स मीडिया का चुनाव किया, ठीक है। और इसमें उन्होंने स्टेंसिल का यूज़ किया है, ठीक है ना। और एक जो पोस्टर्स के कंपोजिशन होता है उनका इस्तेमाल किया। इलियन एगार का एक काम है, ठीक है। देखिए जो पहला है फिगर इन गार्डन, ठीक है ना, ये आपका कटआउट है। हमने ऊपर एक टेक्निक पढ़ा था, है ना, कल डिस्क्राइब किया था। ये है 1979-81 की ये आर्ट वर्क है। और दूसरा है द पार्टनर्स। द पार्टनर्स भी जो है ये एम्बेलिशमेंट ही है विद हेल्प ऑफ सम मेटल लीफ, है ना, और डिफरेंट टेक्सचर्स, ठीक है, बाय यूजिंग दिस टेंशल्स। इलियनगार का ये दूसरे काम है, वर्क्स है। एक है, ये आपका पहला एक्सेप्शनल अकरेंस। इसमें कई तरीके के जो मिक्स मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया है, ठीक है। और दूसरा है गार्जियंस ऑफ मेमोरी। गार्जियंस ऑफ मेमोरी में कोलाज भी है, ठीक है, और ड्रिप एंड ड्रॉप भी है, और स्पैटर्स भी है, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक का भी उन्होंने यूज़ किया है। इनके कुछ और भी काम है। एक तो ये अनटाइटल है, दूसरा द शावर, ठीक है। जो द शावर है, इसमें भी इन्होंने ड्रॉपिंग एंड ब्लॉटिंग का काम किया है। इसके बाद इन्होंने पेंसिल और ये चारकोल पेस्टल, इन सब चीज़ों का भी यूज़ किया है। एक्रेलिक का भी यूज़ है, और डिफरेंट मीडियम का यूज़ है इसमें। तो आप देख सकते हैं जो हैचिंग वाला है पोर्शन, 2000 चारकोल, सॉरी, पेंसिल, पेस्टल। और दूसरा जो अनटाइटल वर्क है, इसमें इन्होंने थ्रेड, यार्न, ठीक है, और इन सब चीज़ों का भी यूज़ किया है इम्प्रेशन के लिए। क्रिस ऑफली कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है। ये अर्ली कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है। इन्होंने जितने भी काम किए सारे मिक्स मीडिया में ही काम किए मोस्टली, ठीक है। तो जो पहला वर्क इनका होली वर्जिन मैरी, ठीक है, इसमें पेपर कोलाज, ऑयल पेंट, ग्लिटर, पॉलिस्टर रेजिन, मैट पिंस, ठीक है, और एलिफेंट डंग, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ इन्होंने लिनन पे किया है। क्रिस ऑफली के दूसरे काम है, एफ्रोडीजिया है एक, दूसरा है नो वुमन नो क्राई। एफ्रोडीजिया में ऑयल पेंट है, पेपर कोलाज है, ग्लिटर है, पॉलिस्टर रेजिन है, मैट पिंस है। सेम सेम ऑल दोज मटेरियल्स, ठीक है, सब में मटेरियल सिमिलर मिलेगा। नो वुमन नो क्राइम में इन्होंने ग्रेफाइट का भी यूज किया है, एक्रेलिक पेंट का यूज किया है, ऑयल पेंट की जगह। जितने भी आपको लाइंस दिख रहे हैं ना, इस सब में एलिफेंट डंग का यूज है। आर्टिस्ट कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, नहीं। इनका ये अपर रूम है। द अपर रूम में ऑयल पेंटिंग और रेजिन और ग्लिटर, मैपिंग पिन, इन लोग और काउडंग के साथ एक अरेंजमेंट है। और जो इनका दूसरा है, इसमें ऑयल पेंट और चारकोल, दो डिफरेंट मीडियम का यूज इन्होंने किया कैनवस में।
फिलिडा बार्लो, इन्होंने जो मिक्स मीडिया का काम किया है ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट फॉर द टेलीविजन जो है, इसमें फाउंड ऑब्जेक्ट का यूज किया इन्होंने। और दूसरा जो इनका अनटाइटल्ड वर्क है, इसमें वाटर कलर और इंक का है। ठीक है, पेपर पर। ब्रिंक और फ्लोर, ये भी दोनों बार्लो का ही वर्क है। ब्रिंक में कैनवस, सीमेंट, बॉन्डिंग प्लास्टर्स, पीवीए, पेंट प्लास्टर, है ना, प्लाईवुड, स्प्रे पेंट, स्टील, इन सब चीजों का यूज है। और जो फ्लोर है, फ्लोर कोलाज है एक्रेलिक पेंट, एक्रेलिक के साथ पेपर पर। ये सबसे फेमस आर्टिस्ट है। तो कि इन्होंने इंस्टॉलेशन पे भी वर्क किया है, हम लोग जब इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे तो भी इनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इनका ये जो पीस है, आर्ट पीस है रिवॉल्विंग, इसमें स्क्रैप वुड है, है, कार्डबोर्ड है, वुल है, लेदर है, वायर मेश है और ऑयल है। और ये सारा आर्ट वर्क उन्होंने कैनवस पे किया है। दूसरा जो मर्ज पिक्चर 32A है, ठीक है ना, इसमें आपके पेस्टेड कलर्ड है, प्रिंटेड पेपर है, क्लॉथ है, वुड है, मील है। ठीक है ना। और कॉक है, ऑयल है, पेंसिल है, इंक है और पेपर बोर्ड पे उन्होंने वर्क किया है। मिक्स मीडिया की ये कुछ फेमस वर्क है। ठीक है। मैरिक वेरिएशन, 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 ये 1930 का काम है। ठीक है। मर्ज वेल्ड, ऑयल, रस्टेड स्टील का यूज इस सर्कल में हुआ है ये। ठीक है। माउंट बोर्ड पे किया हुआ है काम, बोर्ड पे। और ये जो दूसरा आपको काम दिख रहा है मर्ज 11 वाला, ये जो है इसमें क्या है, जो टाइपोग्राफी की चीजें है ना, उसको लेके इन्होंने पेंटिंग किया। मतलब जो ब्लॉक्स होते हैं उन ब्लॉक्स को लेके इंप्रेशन लिया। ठीक है। और कुछ लेटर प्रेस, जैसे जो बड़े बड़े चीजें हैं ना, बड़ा बड़ा वाला अल्फाबेट है, इनका तो इन्होंने इंप्रेशन दिया, बाकी की चीजें इन्होंने प्रिंट किया। जॉर्ज ब्रॉक, हाउसेज एंड स्टाक, 1908 का ये काम है। ठीक है। तो ये ऑयल है, ऑयल कैनवस पे, जिसके साथ उन्होंने इंक का यूज किया। दूसरा है वॉयलिन एंड पाइप, पेपर है, मिक्स मीडिया है, पेंसिल है। ठीक है। और न्यूज़पेपर कटिंग है, पिस्टल है, ड्राई पिस्टल। इन तीन चार चीजों के लिए काम किया। जॉर्ज ब्लॉक के दूसरे काम है ये। ठीक है। इसमें मोस्टली आपको चारकोल, ऑयल, दो चीजें मिलेगी। स्टेंसिल्स का भी यूज होगा सिर्फ इसमें। ठीक है। पीटर ब्लेक, ठीक है, कोलाज को असेंबल करते थे हार्डबोर्ड पर। ठीक है ना। तो दोनों काम में यही है, पेपर कटिंग, न्यूज, मैगजीन कटिंग, फोटो, ओल्ड फोटोग्राफ्स, इन सब चीज़ों को लेके असेंबल करते हैं। इट इज काइंड ऑफ एम्बेलिशमेंट। फॉर एग्जांपल, ये उनका एक हार्ड बोर्ड है जिसके साथ उन्होंने फाउंड ऑब्जेक्ट को भी एम्बेलिश किया। पीटर ब्लैक ने ये काम किया है आपका डोको टोर्टर। ठीक है। एक्रेलिक कोलाज है हार्ड बोर्ड पर। ठीक है। और ये विनाइल रिकॉर्ड कवर है ये। ठीक है ना। इसमें मेटल लीफ का भी यूज हुआ है और आपके ऑयल का भी यूज है। जेन फ्रैंक, ठीक है। देखिए, ये जो पहला वाला है ना, एरियल सीरीज,
इसमें मेटल लीफ यूज हुआ है, और जो दूसरा आपको दिख रहा है हॉक के, ठीक है, फ्रेजर हॉक के, इसमें जो है स्टोन का यूज हुआ है, ठीक है ना। जो कल हम लोग एम्बेलिशमेंट में देख रहे थे, एग्जाम्पल था हमारे पास एग शेल्स का, एग कवर्स का, क्रैकर्स का। तो कोई भी फाउंड ऑब्जेक्ट जो आप इजीली स्टक कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, यू कैन यूज इट, ठीक है, द मिक्स मीडिया। एलिन डिकोडिंग का ही काम है, दो काम है। ये एक्रेलिक विद इंक है, ठीक है। ये ड्रिपिंग ड्रॉप ये वाला है, स्पैटर, ये जो इटालियन समर है इसमें। उसके बाद कॉनर्ड मैकारेली है, इनके विला न्यू नुवो 1982 का काम है, और दूसरा है सीटेड फिगर। सीटेड फिगर होली पेपर कोलाज वर्क है, और उसके ऊपर जो है उन्होंने ट्राई पेंट किया है, और इसमें भी पेपर्स का अरेंजमेंट है विला नुवो में। अब इंडियन आर्टिस्ट में एम.एफ. हुसैन का कुछ बहुत कमी मिला मुझे, उन्होंने कुछ काम जरूर किए हैं बट आई कुड नॉट गेट एक्सेस, ठीक है ना। तो मिक्स मीडिया में इनका काम है कुछ, ठीक है। अतुल डूडिया का एक काम है, भारती केयर इंस्टॉलेशन भी करती है और मिक्स मीडिया में काम करती है, ठीक है ना। तो इनका एक है इंडियन हाईवे करके, ठीक है ना। रीना सैली का डार्ट, इन्होंने देखे जो हम लोग स्विंग यार्न ये वाला जो टेक्निक देख रहे थे, उस टेक्निक का यूज इन्होंने किया है इस वाले पेंटिंग में, लिकिंग लाइन ट्यूनेबल में, ठीक है। ये बहुत रिसेंट वर्क है उनका। रीना सैनी कल्लाट का ये भी रिसेंट वर्क ही है, वुवन क्रॉनिकल, ठीक है ना। तो वुलन, थ्रेड, यार्न, इन सब चीजों का यूज किया गया है, ठीक है, विद फाउंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें स्पीकर का वो जो इंटरनल पार्ट होता है वो यूज हुआ है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम के इंटरनल आइटम्स होते हैं, असेंबलीज आइटम, ठीक है ना, उनका यूज किया गया है। ठीक है, उमेश जना बिल्कुल न्यू आर्टिस्ट है, ठीक है ना। तो सो कॉल्ड डेवलपमेंट का एक मिक्स मीडिया आर्ट है, जिसमें कोलाज का और डिफरेंट मीडियम्स जो है वाटर कलर, एक्रेलिक और चारकोल, इन सब चीजों का यूज किया। कुछ और रिसेंट काम है, ठीक है, मिक्स मीडिया के बिल्कुल न्यू आर्टिस्ट जो है उनका काम, ठीक है। कैनवास पे न्यूज़पेपर पेस्ट करके देन इंकिंग किया, ठीक है, फोटो को लेके एम्बेलिशमेंट किया गया, ठीक है। अच्छा, ये अमृता शेरगिल का एक पेंटिंग है, ठीक है। आप सभी लोग सुन रहे हैं ना मुझे? यस सर। यस सर। Yes, आप बताइए मुझे, क्या ये मिक्स मीडिया है? नहीं सर। ठीक है। अब देखिए, ये मुझे नहीं पता कि ये मिक्स मीडिया है कि नहीं है, ठीक है। मुझे इसको देखने पे लगा ये मिक्स मीडिया हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग अगर मिक्स मीडिया पढ़ रहे हैं, टेक्निक जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना सारा कुछ हम जान गए हैं कि इतने सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इतने सारे टेक्निक्स हैं, इतने डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज हैं, ठीक है। सवाल ये है कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, मिक्स मीडिया आर्ट का कोई भी आर्ट वर्क लिया, उस आर्ट में हम उस आर्ट में मिक्स मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में असेसमेंट कैसे करें, ठीक है ना। कल मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि एक वो आर्किटेक्चर वाला मेथड, उसका नाम बताऊंगा, मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ, प्रिज्मा नाम है उसका, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ये एक मेथड है, ठीक है ना। तो ये रिसर्च में क्या है कि रिसर्च में हम लोग चीज़ों को तलाश करते हैं, नहीं तो हमारे पास आर्ट वर्क है, हर जरूरी नहीं कि हमारे पास आर्टिस्ट हो
जो कि अपना आर्टिस्टिक स्टेटमेंट अपने मिक्स मीडिया आर्ट पे दे पाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम उसको, हमारे पास कोई बुक या फिर लिटरेचर में किसी और ने उसके बारे में कमेंट्री की हो। हम रिसर्च में कुछ नया तलाशते हैं। जब हम नया तलाश रहे होते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज़ों को असेस करें, इन्वेस्टिगेशन करें। किसी आर्ट वर्क में मेथड, मीडियम, इन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करने का सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम उसको इन पर्सन उसको देखें। ठीक है, बट ऐसा कई बार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वी विल नॉट हैव दैट एक्सेस टू सी अ पेंटिंग और एनी आर्ट वर्क इन पर्सन। ठीक है, सपोज वो किसी के प्राइवेट कलेक्शन में है, मुझे पता चला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी कोई आर्टिस्ट है, ठीक है ना, और मुझे ये देखना है कि मुझे लगता है कि ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, कॉमन जनरल ऑब्जर्वेशन है कि उस आर्टिस्ट के जो तमाम स्टाइल है उसमें मिक्स मीडिया की स्टाइल हो सकता है। ठीक है, तो अब मिक्स मीडिया के जितने भी टेक्निक्स हैं, जितने भी मटेरियल्स दैट आई नो, ठीक है, जो डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं मिक्स मीडिया आर्ट के थ्रू, वो किस तरीके के मटेरियल को यूज करने के बाद आते हैं। ठीक है, किस तरीके से मीडियम को मिक्स करने पे आते हैं, दैट आई नो, आई एम अवेयर ऑफ दोस। ठीक है ना, नाउ आई हैव टू असेस ऑल दोस थिंग्स। सो हाउ कैन आई असेस? ठीक है, देखिए जो एनाटॉमी है, ठीक है ना, जो कंपोजिशन है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों के असेसमेंट के लिए हम ये जो प्रिज्मा एक मेथड है वो काम आ सकता है। लेकिन मटेरियल के असेसमेंट के लिए जब आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, आपका सेंस वर्क नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये टच एंड फील वाला, तो फिर आपके लिए वहां पे मुश्किल है। तब आप करते हैं, तब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं। तो देखते समय दो चार चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कराना चाहता हूँ। ठीक है ना, एक तो होता है कि आप जब डिसीजन लेते हैं ना कि ये मिक्स मीडिया है या नहीं है, ठीक है ना, तो उस डिसीजन को लेते समय यस और नो वाला डिसीजन, या लाइकिंग या डिसलाइकिंग इन द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, मिक्स मीडिया है कोई भी, ठीक है, तो उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्लियर और एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन आपको लिखना चाहिए जस्टिफिकेशन। ठीक है, अब जो आप लिखते हैं, ठीक है ना, उसको लेके आप फिर चीज़ों को ढूंढते हैं, लिटरेचर में ढूंढते हैं। जब आप इंटरव्यू करते हैं, इन पर्सन किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आप बात करते हैं, ठीक है ना, आप उन सब चीज़ों को करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक एनालिसिस करते हैं। अच्छा, जो आपका रिसर्च एनालिसिस होता है ना, वो कभी भी उस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। डिस्क्रिप्शन तो वही होगा जो जो आर्टिस्ट ने दिया होगा। ठीक है, वो एनालिसिस ही होगा। ठीक है ना, और जो आपका एनालिसिस होता है वो एनालिसिस दैट आफ्टर यू डू द इवैल्यूएशन, ठीक है, देन यू सिंथेसाइज द थिंग्स कि उसमें क्या मटेरियल है। जैसे कि आपने विजुअली देखा, ऑब्जर्व किया, आपको लगा कि मिक्स मीडिया है, तो आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि मिक्स मीडिया क्यों है। ठीक है, तब आप देखते हैं कि ये जो मेटल इफेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल अमृता शेरगिल का ये पेंटिंग है, जो मेटल इफेक्ट आ रहा है मुझे शोल्डर पे दिख रहा है, वो जो क्राउन का जो लोअर वाला हिस्सा है उसमें जो मेटल वाला इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेटल लीफ यहाँ यूज किया गया है। मुझे टेक्निक पता है, दैट आफ्टर आई कैन गिव दैट स्टेटमेंट कि उसमें मेटल लीफ हो सकता है। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल लीफ? ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स, विजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा टेक्निक, कौन सा मेथड यूज किया गया है मेटल लीफ को एम्बेलिश करने के लिए पेंटिंग के ऊपर। क्या मेटल लीफ को पेस्ट करके उसको पेंट कर दिया गया, या फिर फेविकोल या जो भी मेरे पास एडेसिव था, उस एडेसिव में मैंने ब्रश को पोर किया, मेटल लीफ रखा और उसको उसके ऊपर ब्रश को मैंने चलाया। क्या ऐसा था कि उसको मैंने जो भी कलर मैं एक्रेलिक में काम कर रहा था, ऑयल में काम कर रहा था, उस कलर में काम करते समय मैंने मेटल लीफ को, सिल्वर मेटल लीफ को लेके जहां पे भी मुझे अरेंज करना था वहां लगा के मैंने प्रेस किया। प्रेस करने के बाद उस पर डिफरेंट शेडो देने के लिए मैंने ऊपर से कलर का जो है क्लियर लगाया। ठीक है, इट इज, ये आपका कलर एम्बेलिशमेंट हो गया। यू नो द टेक्निक, यू नो द मटेरियल, यू नो द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, सो यू कैन गिव योर ओन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि आप यहाँ पे अमृता शेरगिल की इस पेंटिंग में आप क्यों बोल रहे हैं कि ये मिक्स मीडिया का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर पे और ये जो लोअर पार्ट ऑफ द क्राउन या फिर हेड है
उसमें मुझे वो चीज़ दिखा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब आपको इसका जो है एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करते समय क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि भाई अमृता शेरगिल का जो जितने भी आर्ट वर्क है मोस्टली उस आर्ट वर्क का क्या मेथड रहा है, क्या मीडियम रहा है, उसके बाद आप उसको प्रॉपरली इवेलुएट करेंगे, फिर आप उसको कंसाइज करके अपना जो भी स्टेटमेंट है वो दे देंगे, ठीक है। ये आपका एनालिसिस रिसर्च एनालाइज रिसर्च स्टेटमेंट हो गया, बट इट कैन नॉट बी द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिसर्च में आप बता कोई तीसरा आदमी आके आपको डिनाई भी कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होता है वो शाश्वत होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो उसका जो ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में जो आप विजुअली देखेंगे, इसको आप एस्थेटिकली जो आपके पास जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी आपके पास एस्थेटिक के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से आप जो भी करना है करेंगे, विजुअल एनालिसिस वगैरह जो भी करना है करेंगे, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होगा कि कई आर्ट वर्क आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा कि मिक्स मीडिया हो सकता है, बट हम मुझे पता नहीं हो, कोई भी स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं, तो आप उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। नाउ यू नो द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ, कंपोजिशन एनालिसिस भी एक मेथड होता है, ठीक है ना, आप लोग सर्च करिएगा, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसमें आपका कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग, मीनिंग को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, मैथड, narratives, स्टोरी, ठीक है ना। लिख के आप लोग अपने सर्च करिएगा। मिक्स मीडिया खत्म हो गया, अब हम लोग इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। तो इस वाले पोर्शन में लोग तीन चीज कवर करेंगे, इंस्टॉलेशन, वीडियो परफॉर्मेंस, ठीक है। इंस्टॉलेशन में हम लोग इंस्टॉलेशन के बारे में, इसकी हिस्ट्री, ठीक है, और टोटल वर्क ऑफ इंस्टॉलेशन, जो ये वर्ड है जर्मन वर्ड है, ठीक है, एक्सपीरियंस के बारे में, ड्रीम सेंस, परसेप्शन, आर्ट एंड ऑब्जेक्ट वुड, पार्टिसिपेशन इन आर्ट, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन, एक्टिवेटेड स्पेक्टेटरशिप, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका कॉन्सेप्ट रूट, और कुछ नोटेबल आर्टिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। बताइए इंस्टॉलेशन क्या होता है? क्या कोई बताएगा इंस्टॉलेशन क्या होता है? सौरभ? हाँ सर, जब कुछ सामान को इस तरीके से व्यवस्थित कर देते हैं कि वो किसी तरीके का भाव उत्पन्न करता है, जिसको देख के किसी तरह की फीलिंग आती है, वो इंस्टॉलेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, जो भी हम घर में यूज़ करते हैं वो भी चीज़ें हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके का फॉर्म, वो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल ही होता है ज़्यादातर। इंस्टॉलेशन हमेशा 3 डायमेंशनल होता है।
इंस्टॉलेशन के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्टॉलेशन को समझते समय। पहला, हम स्पेस को हमेशा अपने दिमाग में रखें, दूसरा ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये दो चीजें मेजर पॉइंट है इंस्टॉलेशन को समझने के लिए, इंस्टॉलेशन को प्रैक्टिस करने के लिए या इवेल्युएट करने के लिए। तो इंस्टॉलेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म होता है, ठीक है, जो जो तमाम तरीके की जो आर्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं। सर कौन सी दो चीजें होती है, सर सुनाई नहीं दे रहा। आपको नहीं, बाकी को आवाज नहीं आ रहा साफ? आ रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है, सर इसका एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा फिर बताइए कौन सी दो चीजें होती हैं सर। स्पेस और ऑब्जेक्ट। स्पेस जहाँ पे आप इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, और ऑब्जेक्ट किस तरीके का ऑब्जेक्ट का आप चुनाव ओके करें। सर, ओके सर। ठीक है ना। तो जो तमाम तरीके के हमारे पास आर्ट प्रैक्टिसेस है, उन आर्ट प्रैक्टिसेस में इंस्टॉलेशन आर्ट एक ब्रॉड टर्म है जिसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस, स्पेसिफाइड स्पेस पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को लेके हम लोग कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब बेसिकली जो भी फॉर्म हम लोग डेवलप करते हैं उसके पीछे का जो कारण होता है, वो कारण कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हम लोग किसी मूवमेंट का हिस्सा हो, ठीक है, और उस मूवमेंट के समर्थन में कुछ कहना चाहते हो। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही हुआ है इंस्टॉलेशन को लेके। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में चल रहे चीज़ों को लेके, चल रहे उथल पुथल को लेके आर्टिस्ट हमेशा ही सचेत रहा है, और उसने अपने कॉन्शियस माइंड से, सेल्फ कॉन्शियस माइंड, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इन्फॉर्म्ड जो चीज़ें रही हैं उनके आधार पे कुछ ना कुछ एक्सप्रेस किया है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, वो जो बदलाव आया है, उस बदलाव के पीछे जो भी जिम्मेदार चीज़ें रही हैं, उन जिम्मेदार चीज़ों में उस आर्टिस्ट का आर्ट वर्क भी रहा है। ठीक है ना। तो इंस्टॉलेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा होता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास स्पेस है, आपने अरेंज कर दिया। इंस्टॉलेशन करते समय एनी हाउ यू ऑलवेज desire to get some people to interact with your artwork that you have installed, right? और जब हम इसकी मीडिया की बात करते हैं, तो इंस्टॉलेशन का अपना कोई एक सर्टेन सेट मीडिया नहीं होता है। ट्रेडिशनल मीडिया को लेके भी आप कुछ काम कर सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल मीडिया कुछ भी नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिक्स मीडिया और इंस्टॉलेशन में एक सिमिलैरिटी है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि टेक्निक, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, ठीक है, और आप कुछ भी चुन सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द थीम, ऑन द कंटेंट, व्हाट यू वांट टू, ऑन द मैसेजेस व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस, व्हाट एन आर्टिस्ट वांट टू एक्सप्रेस। ठीक है, ये पूरी तरीके से उस पर निर्भर करता है कि वो एक्सप्रेस क्या करना चाहता है, और उसको क्या लगता है कि उसको अपने उस बात को, उस संदेश को एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट जो है उसके काम में आ सकता है, किस तरीके का अरेंजमेंट काम में आ जाएगा, किस तरीके का विजुअल अपीयरेंस जो है उसके काम में आएगा। ठीक है, वो उसी हिसाब से किसी भी तरीके की मीडिया का चुनाव करता है। देखिए, जो मीडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस मीडिया का चुनाव करता है, उसी मीडिया में काम करता है, तो वो ट्रेडिशनल मीडिया हो गया। लेकिन अगर उसने उसको ब्रेक करते हुए किसी और मीडिया का कोई एक नया चीज का यूज कर दिया, फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है, मैंने जो लेजर रेज होते हैं उनका अरेंजमेंट किया, ठीक है, नाउ पीपल कैन इंटरेक्ट विद, वो हाथ लगाएंगे, वो हिलेगा, मूव करेगा, ये भी तो इंस्टॉलेशन है, वीडियो इंस्टॉलेशन में आता है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मीडिया नहीं है। ठीक है ना, एक नया, एक इनोवेटिव टेक्निकल जो चीजें हैं उन चीजों का आपने हेल्प लिया। ठीक है ना। तो अब पेंटिंग, स्कल्पचर, रेडीमेड फाउंड ऑब्जेक्ट, ड्राइंग, टेक्स्ट, फॉन्ट, बड़े बड़े कटआउट्स, ये सारी चीजें आपके लिए एक मीडियम, ये सारी चीजें आपके लिए एक पर्टिकुलर मीडिया हो सकता है एक इंस्टॉलेशन को क्रिएट करने के लिए, एक इंस्टॉलेशन को एग्जिबिट करने के लिए। ठीक है ना।
ये कंप्लीटली आप इसी तरीके से सोचते हैं कि क्या जो है आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्या आपके ऑडियंस जो ऑडियंस होंगे वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉलेशन आर्ट रिक्वायर्स, एक सेकेंड, द एक्सपीरियंस फॉर द व्यूअर्स ऑफ इंस्टॉलेशन आर्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोर ट्रेडिशनल आर्ट वर्क सच एज पेंटिंग विच इज यूजली viewed from single reference point, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे इसलिए कही जाती है क्योंकि एक आर्ट गैलरी में अगर एक पेंटिंग को लगा दीवार पे टांगा गया है, उस पेंटिंग को कोई भी ऑडियंस एक सेट जगह से खड़ा होके एक ही हिस्सा देख रहा होता है, एक ही सरफेस से। उस अगर थर्ड डायमेंशन भी इसमें यूज किया गया तो उसको भी फील कर रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन जब इंस्टॉलेशन होता है तो ही कैन द ऑडियंस कैन मूव अराउंड, ठीक है। वो इंस्टॉलेशन के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है, चक्कर लगा के भी उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, वो अपने एक अनुभव की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन आर्ट रिक्वायर्स द एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द व्यूअर विद द आर्ट वर्क, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन आर्ट जो है इसको हमेशा एक्टिव एंगेजमेंट, व्यूअर्स की तरफ से एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत होती है विद द आर्ट वर्क। वो उसके साथ इंटरेक्ट करे, बात मतलब उसको फील करे, वो आर्टिस्ट क्या कहना चाहता है वो सोचे, उसके बारे में विचार करे, ठीक है। कुछ एग्जांपल है आपके इंस्टॉलेशन आर्ट के, ठीक है। स्वीटर द हैनोवर मर्जबाउ, ठीक है। ये फोटो किसने लिया, उसका नाम है फोटोग्राफर, ठीक है। और जेसन रॉड्स का ये है माय ब्रदर्स, ठीक है। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है ना। So installation art came to prominence in the 1970s, but its roots can be identified in the earlier artists such as Marshall um, Duchamp, and his use of the ready-made artwork, and Kurt Schwitter's merge art object rather than more traditional craft-based sculptures, ठीक है। तो ये जो एक रेडीमेड आर्ट का मूवमेंट रहा है मार्शल दुशाम्प का, ठीक है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल हम फाउंटेन को देखते हैं 1917 का, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का इंस्टॉलेशन माना जाता है, ठीक है, जिसके जिसमें उन्होंने जो फाउंड ऑब्जेक्ट था उसका यूज किया था अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। The intention of artist is paramount in much later installation art, whose root lie in the conceptual in the 1960s, ठीक है। तो देखिए, हम इंस्टॉलेशन आर्ट को एक शिफ्ट कह सकते हैं मिक्स मीडिया से, परमानेंट शिफ्ट नहीं, एक शिफ्ट, और जिस शिफ्ट में एक नए मीडिया को जन्म दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आप कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं अपने आर्ट वर्क में, अपने कंसेप्चुलाइजेशन के लिए अधिक फ्रीडम पाने के लिए, ठीक है, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, उसके साथ जो ऑडियंस है उसका जो इंटरेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए, जो परसिवरेंस होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, जो कॉग्निशन इफेक्ट होता है उसको प्रभावी, उसको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, ठीक है, आपने क्या किया कि आपने इंस्टॉलेशन का यूज किया, ठीक है, ताकि लोग उसमें इन्वॉल्व हो, समझने की कोशिश करें, दे कैन कम अप विद सम क्वेश्चंस, दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू द क्यूरेटर्स, टू द पीपल हु इज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब हम जब इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये कुछ स्कल्पचर से ही, जो ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स है उधर से ही इसको जो है इंस्टॉलेशन आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए एज अ फॉर्म विद द डिफरेंट मटेरियल वी कैन मेक दिस स्टेटमेंट, ठीक है।
इंस्टॉलेशन को एक टोटल वर्क ऑफ आर्ट के नाम से भी इसको बोला गया है, ठीक है। जर्मन में ये वर्ड है, इसका ट्रांसलेशन है द टोटल वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। तो जो ये रिचर्ड वेंगर थे, ठीक है ना, तो इनका ये कहना था कि अगर एक आर्ट वर्क, अगर ये हर एक सेंस को एड्रेस कर सकता है, आर्टिस्टिकली एड्रेस कर सकता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली जो कॉन्शियस एक्ट होता है उसको करने के लिए एक जिम्मेदार भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो तब उन्होंने बोला कि इन्वॉल्वमेंट का होना दैट इज वन ऑफ द नेसेसरी पॉइंट, है ना। तो उस इन्वॉल्वमेंट के लिए एक ऐसा क्रिएशन, एक ऐसे आर्ट वर्क का क्रिएशन जिसके साथ पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो सके, व्यूअर्स का जो ऑडियंस है उनका पार्टिसिपेशन पॉसिबल हो सके, ठीक है। उस आर्ट वर्क को हम एक टोटल वर्क ऑफ आर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम इस टोटल वर्क ऑफ आर्ट जो है, इस तरीके से इन्होंने इंस्टॉलेशन आर्ट को डिफाइन किया, ठीक है ना। अच्छा, इनकी डेफिनेशन का जो संदर्भ था ये थोड़ा ब्रॉड था। तो जो नॉन विजुअल थिंग्स होते हैं, जैसे कि पोएम हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, ठीक है ना, ऐसे चीजों का भी इनकॉर्पोरेशन को इन्होंने बैकिंग किया, उसको बल दिया, तो उसको सपोर्ट किया, ठीक है। उसके एक टोटल वर्क ऑफ आर्ट का एक एग्जांपल ये है, ये कास्टन हॉलर है, एक टेस्ट साइट है, ये 2006 में इसको रेप्लिकेट किया गया है, पुराना वर्क है, मतलब और पहले का पुराना काम है ये, लेकिन इसको दोबारा से बनाया गया, ठीक है ना। ठीक है। तो थीम्स इन कंटेम्प्रेरी आर्ट नाम की एक किताब है, उस किताब में कुछ स्टेटमेंट्स जो है टोटल वर्क ऑफ आर्ट के रिगार्ड्स में दिए गए हैं। उस स्टेटमेंट के हिसाब से इंस्टॉलेशन इन 1980s and 1990s were increasingly characterized by the networks of the operations involving the interaction among complex architectural setting, ठीक है, environmental sites and extensive use of everyday objects in the ordinary context, है ना। जो 1980s और 1990s वाले डिकेड्स थे, उस डिकेड्स में जो इंस्टॉलेशन का यूज किया गया, अगर उसको कैटेगराइज किया जाए, जो इस किताब में कैटेगराइज किया गया, उसके हिसाब से उन्होंने बोला जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल सेटिंग्स थे, जो एनवायरमेंटल साइट्स थे, ठीक है, और जो डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स है, जो ऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कि चाय की पत्ती हो सकती है, कप हो सकता है, ग्लास हो सकता है, बाल्टी हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें, उन चीजों के साथ जो है इंटरेक्शन कराने की कोशिश आर्टिस्ट द्वारा एक आम आदमी के साथ करी गई, ठीक है। विद द एडवेंट ऑफ वीडियो इन 1965 a concurrent stand of installation evolved through the use of new and ever-changing technologies. And what had been simple video installation expanded to include complex interactive multimedia and virtual reality environments. ठीक है, जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ, ठीक है, जब वीडियोस के बारे में लोग जाने, जब ये थोड़ा पॉपुलराइज हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि नाउ पीपल, the artists who start taking the advantage to take they started taking advantages of this new technology to convey their own messages, their own artistic senses, ठीक है, to the people. तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का, वीडियो इंस्टॉलेशन में एक एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, और इस एक्सपेंशन को, ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्सपेंशन का जो साइलेंट फीचर रहा वो ये रहा कि नाउ इट कैन कम्युनिकेट टू द मास, even for whom who cannot be present in person with the installation artist, they can also perceive the messages, ठीक है।
So they have defined this using this technology with total work of art. नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जैसे कि इंस्टॉलेशन आर्ट में जो है एक्सपीरियंस एक कॉन्टेस्टेड टर्म है। ठीक है, जो जिसके मल्टीपल अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। ठीक है, और ये इंटरप्रिटेशन डिफरेंट फिलॉसफी के साथ अटैच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, और लगभग एक्सपीरियंस की अलग अलग जो थियोरीज होती है, जो जो उनकी फंडामेंटल आइडियाज होते हैं, वो हमेशा से जो सेंसेस होते हैं, एटलीस्ट वन सेंस दैट कैन बी इंटरेक्टेड विद द आर्ट। ठीक है, ताकि उनको फील हो। इफ यू हैव शोन some cold features with your art installation, with your art, so people can feel that sense. So how can you for example आपने बर्फबारी दिखाया। ठीक है, इसमें एक रेन का एग्जांपल है, रेन रूम। ठीक है, बर्फबारी दिखाया, तो यू शुड इंस्टॉल ऑल दोस थिंग्स इनसाइड द रूम वेयर यू कैन टर्न ऑन द एसी सो दैट वो टेम्परेचर डाउन वाली फीलिंग भी आए, so people can experience those things related with the snow that you have portrayed over there, with that feeling the senses. So that kind of experience the most philosopher and art critic they talk about. ठीक है, तो रेन रूम आर्ट इंस्टॉलेशन बाय रैंडम जो भी है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पे एक रेन रूम आर्ट इंस्टॉलेशन को किया गया था। ठीक है, उसमें ये उनको महसूस कराने की कोशिश की रेन ड्रॉपलेट्स को गिरते कैसे, दिखाया नहीं, गिरते कैसे। ठीक है, उस चीज का एक्सपीरियंस उन्होंने अपने आर्टवर्क से कराया। ठीक है, अच्छा, ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है द टोटल इंस्टॉलेशन का। ठीक है, टोटल इंस्टॉलेशन क्या है, जब आप एक ऐसी चीजों को क्रिएट करते हैं जहां पे जो स्पेस फॉर्म होता है, मतलब जो स्पेक्टेटरशिप होती है, ठीक है, वो अपने चरम अवस्था पे होती है। ठीक है, तो जो काबा कोव है, लियाया काबा कोव है, इनका 1985 का ये एक इंस्टॉलेशन है, द मैन हु फ्लू इनटू स्पेस फ्रॉम हिज अपार्टमेंट। ठीक है ना, ये इसका टाइटल है। ठीक है, तो ये रशियन आर्टिस्ट है ना। तो इन्होंने क्या किया कि रूम में जो रूफ था, जो सीलिंग था, ठीक है ना, उसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जो टूटा फूटा चीजें जैसे बिखरती वैसे बिखरना छोड़ दिया। ठीक है, अब एक एक्सीडेंटल प्लेस होता है ना, यू कैन फील इट। फॉर एग्जांपल रोड पे ट्रक का एक्सीडेंट, यू वांट टू शो द पीपल थ्रू इंस्टॉलेशन अबाउट द एक्सीडेंट, द क्या बोलते हैं उसको, जो नेगेटिव इफेक्ट होता है एक्सीडेंट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ओवर स्पीडिंग करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। आप उसको बिल्कुल डराना धमकाना चाहते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग कभी करे ही ना। ठीक है, तो ओवर स्पीडिंग से हुए एक्सीडेंट से जो डैमेज कार है एकदम बिल्कुल, उसको एज इट इज उठा के आप कहीं पे भी प्लेस करके रख सकते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन पोर सम वाइट कलर ऑन द फ्लोर, ठीक है, टू शो द ब्लड्स। ठीक है, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट जब आप करते हैं तो आप जो है, जो इंटरेक्ट करता है, ही कैन फील, अरे यार एक्सीडेंट के बाद गाड़ी ऐसी दिखती है, क्या गजब। अब वो ही कैन नरेट हिमसेल्फ, ठीक है, द ऑडियंस, यार ये इतना तगड़ा वाला वो टक्कर हुआ होगा, गाड़ी की स्पीड इतनी रही होगी, आदमी तो बचा ही नहीं होगा, वो खुद से नरेट कर सके। ठीक है, जैसे इनके जो काबाकोव की दिस ये वाला इंस्टॉलेशन है, इस इंस्टॉलेशन में पीपल स्टार्टेड फीलिंग अबाउट जो बंदा गिरा होगा तो उसके साथ क्या हुआ होगा, इतनी बुरी तरीके से जो है सीलिंग टूट गई। ठीक है, उसके पार्ट्स बिखरे हुए, तो वो उस तरीके का उन्होंने फीडबैक दिया। ठीक है, इस तरीके के इंटरेक्शन के लिए जब आप एक आइडेंटिकल सीन को क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस चीज को हम द टोटल इंस्टॉलेशन का नाम देते हैं। वो एक टाइप हो गया द टोटल इंस्टॉलेशन। ठीक है, उसके आधार पे आप नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सेट को क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं। ठीक है, जो फीडबैक्स आते हैं, जो इंटरेक्शन होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो आदमी परसीव करता है, ऑडियंस परसीव करता है, अब उसको लेके नंबर ऑफ फीडबैक्स लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो उसका एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट कैसे पड़ा। ठीक है,
एक जनरलाइज टर्म में ऐसा ज़्यादातर माना जाता है कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अगर पॉजिटिवली हो सकता है तो उसका सबसे बेस्ट मीडिया जो है इंस्टॉलेशन आर्ट हो सकता है। इसीलिए पब्लिक आर्ट में इंस्टॉलेशन को ज़्यादा तरजीह दी जाती है ना। अब आती है ड्रीम सेंस। ठीक है, देखिए सिगमंड फ्रायड जो है उन्होंने ड्रीम को लेके इंटरप्रिटेशन दी है। ठीक है, और उन्होंने कुछ जो आदमी ड्रीम को एक्सपीरियंस करता है उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स को बताया। ठीक है, उस कैरेक्टर्स में से पहला था प्रिलिमिनरी विजुअल। ठीक है, जो जो हमें हमें सपने आते हैं ना, उस सपने की जो इनिशियल और एसेंशियल मूल जो इमेजेस होते हैं वही हमें याद रहते हैं। हमें हम वी कैन इंटरप्रेट आवर इंटरप्रिटेशन, जो हमने देखा, जो हमने फील किया, जो हमने महसूस किया, बट विजुअली वी कैन रिकॉल ओनली द एसेंशियल विजुअल। एम आई राइट? ऐसा आप लोगों के साथ भी, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है ना। तो और दूसरा उन्होंने कैरेक्टर किया कंपोजिट स्ट्रक्चर। इफ टेकन एज अ होल इट विल बी सेम टू बी नॉनसेंशियल। अगर आप उसको बताएंगे तो वो नॉनसेंस लगेगा, कई बार चीजें मर्ज हो जाती है ड्रीम में। ठीक है, अगर आप उसको अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करते हैं तब आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स दिखते हैं जिनको लेके आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको रीयूज कर सकते हैं, रीअसेंबल कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा कैरेक्टर उन्होंने बताया द एबिलिटी ऑफ ईच ड्रीम एलिमेंट टू बी रिप्लेस्ड बाय एन एसोसिएटिव वर्ड्स और एनी काइंड ऑफ सिंबल। ठीक है, इन द ड्रीम ऑफ, है ना, इन द ड्रीम। ठीक है, ये उनका सुझाया हुआ तीसरा कैरेक्टर था। अब ये जो ड्रीम सीन होता है इसको लेके इंस्टॉलेशन में किस तरीके से मैनिफेस्टेशन किया। ठीक है, जो द टोटल इंस्टॉलेशन का एग्जांपल जो पिछला हमने बताया इलाया काबाकोव का, ये एक्चुअली उनका ड्रीम सीन था। ये उनका ड्रीम सीन था। ठीक है, तो उन्होंने उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। ठीक है ना, और उन्होंने चीजों को नरेट किया, उसके बाद लोगों के ऊपर छोड़ दी। ठीक है, लोगों के ऊपर छोड़ दी कि वो लोग समझे। सौरभ पीपीटी नहीं मिल पाएगी, उसका एक रीजन है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे विजुअल्स हैं जो मैंने यूज किया है, कॉपीराइट है उस पे, और मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे यूज किया है और उसको मैं ऐसे फ्लोट नहीं कर सकता। ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग है, यू कैन आस्क टू द शुभम मैम, सिविल की। ठीक है सर। तो कावाकोव ने अपने ड्रीम सीन को इंटरप्रेट किया और ये उनकी अपनी एबिलिटी थी। वो जो तीन कैरेक्टर फ्रायड के थे, उस फ्रायड के तीन कैरेक्टर्स को अगर हम देखें तो ये उन तीनों कैरेक्टर्स के अगेंस्ट था। ही कैन रिकॉल ऑल दोस थिंग्स एंड ही वाज एबल टू symbolically represent all those dream visuals in a installation, 3 dimensional installation। ठीक है, तो ये एक आर्टिस्ट के अंदर की एबिलिटी ही होती है who can interpret all those things। ठीक है, और इंस्टॉलेशन में ड्रीम सीन का इम्पोर्टेंस क्यों है यहाँ पे? उसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर कावाको को पेंटिंग बनानी होती ना तो शायद वो उतनी प्रभावी तरीके से अपने ड्रीम को नहीं इमर्स कर पाते जितने प्रभावी तरीके से उन्होंने एक इंस्टॉलेशन के थ्रू कर दिया, क्योंकि उन्होंने फाउंड किया रिलेटेड ऑब्जेक्ट फाउंड किया जिसको सिंबॉलिकली उन्होंने बताना हो सकता है और उसको उन्होंने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है परसेप्शन। ठीक है, तो कास्टन हॉलर एक मतलब इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है, उनका एक आर्ट वर्क है, इंस्टॉलेशन वर्क है जिसका नाम है लाइट वॉल। ठीक है, लाइट वॉल में उन्होंने क्या किया कि 2000 से ज़्यादा 2000 के आसपास जो बल्ब थे उनको अरेंज किया एक सीक्वेंस में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, दैट आफ्टर इट वाज काइंड ऑफ ब्राइट बैराज ऑफ फ्लैशिंग लाइट। ठीक है, जो इतना हार्श था कि वो रेटिना पे इतनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट डालता था कि वो लगभग इनटॉलेबल होता था। और
ये जो इनटॉलरेंस था रेटिना पर, ये कुछ मिनट्स के लिए होता था, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता था, ठीक है। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन को लेके, ही वाज ट्राइंग टू टेल द पीपल अबाउट मशीन्स या फिर जो डिवाइसेस हैं, इट्स इंटेंडेड टू सिंक्रोनाइज विद द विजिटर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग टुगेदर विद देम, ठीक है। दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, दे कैन बी गिवन अ मीनिंग ऑफ देयर ओन, ठीक है ना। ये जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है उसके बिना ये उनका काम उनकी नजरों में अधूरा था, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इस इंस्टॉलेशन के थ्रू वो यही बल्कि उनका एक और इंस्टॉलेशन है हॉलैंड विजन का, हॉलैंड ने एक स्मॉल रूम क्रिएट किया, ठीक है ना, और and he called the viewers to get participate in, ठीक है। Now he want to let them to assess their physical and mental engagement together with the machines, ठीक है ना, so that he can provoke some alteration and consciousness and the cast the stability of everyone's perception into the doubt, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा स्मॉल स्पेस था जहां पे उन्होंने एक 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 जो पीई होता है विदाउट मतलब कि ग्राउंड को बिना टच के दे नीड टू गेट इन्वॉल्व इन द लव, ठीक है ना, इट इज काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें क्या है कि जो देखिए आज के टाइम पे वी आर मोर टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, द यू नो एक बहुत ज्यादा जो हम लोग यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, उसके जो इफेक्ट की नेगेटिव इफेक्ट इल इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारी जनरेशन आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, जो हम कहते हैं अरे जैसे स्मार्टफोन का एग्जांपल लेते हैं बेसिक, कि स्मार्टफोन के ज़्यादातर यूज होने से लोगों के हेल्थ पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, दिस काइंड ऑफ मैसेज दैट वी आर परसीविंग दिस। बट इन द इनिशियल मतलब जो ये 90s वाला टाइम था, जब मशीनीकरण का जो है, मशीन्स का जो यूज था डेली लाइफ में यूज था, उसका एक अपना चरमोत्कर्ष था, ठीक है ना। उस दौरान ही फेल दैट, ही वांट टू एक्सप्रेस दैट विद द मशीन यू विल गेट स्टक इन बिटवीन समथिंग ना। तो उन्होंने इस तरीके का एक्सपीरियंस कराने के लिए इस तरीके के 2 इंस्टॉलेशन, इसके अलावा भी उन्होंने 3 इंस्टॉलेशन किए थे, ठीक है, और इस तरीके के इंस्टॉलेशन को उन्होंने किया, ठीक है। तो सो दैट ही कैन चेंज द परसेप्शन ऑफ पीपल, ठीक है ना। अच्छा, इनके आर्ट वर्क को लेके एक चीज है कि जो व्यूअर्स थे ना उनके आर्ट वर्क को देखने जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि वो लैब के चूहे हैं, ठीक है, जिनके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और स्टिल जो ये एक परसेप्चुअल डिस्कवरीज थी ना, वो यूनिक थी, वो उनके लिए प्लेफुल था जो ऑडियंस थे। मतलब वो कहते थे कि यस आई फील देयर व्हेन आई गेट इन्वॉल्व विद दोज इंस्टॉलेशन, मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक वो जो एक्सपेरिमेंट वाला लैब होता है, उस लैब का जो चूहा होता है उससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी जो वो एक प्लेफुल अरीना था, उसमें जो एक यूनिक परसेप्चुअल डिस्कवरी मैंने की, ठीक है, वो मेरे लिए टेक अवे था, ठीक है ना। तो आई परसीव समथिंग, इट वाज समथिंग दैट हैज impact on my general perception about something, about the electronic gadgets, okay, devices that I am using in my regular daily life, है ना। इसके बाद आती है बारी आर्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो in art and objecthood, Michael Fried decisively labels art that acknowledges the viewers as theoretical, ठीक है। There is a strong parallel between installation and theater. Both play to a viewer who is expected to be at once immersed in the sensory narrative experience that surrounds him to maintain the degree of self identity as a viewer, ठीक है।
तो माइकल फ्राइड उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्ट एंड ऑब्जेक्ट हुड को जब एक्सप्लेनेशन दिया उस पर, तो उन्होंने उसको इस तरीके से बोला कि जो व्यूअर्स होता है, जो देख रहा होता है, जिसका इंटरेक्शन उस पर्टिकुलर आर्ट इंस्टॉलेशन के साथ हो रहा होता है, तो वो जो आर्ट इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल किए गए ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट हो रहा होता है, वो उसको फील कर रहा होता है, वो उसको एक्नॉलेज कर रहा होता है, ठीक है। और उस इंस्टॉलेशन के साथ उसका जो रिलेशन बिल्ड होता है वो कुछ थियोरेटिकल टाइप का होता है। अच्छा, ये जो माइकल फ्राइड, इनकी एक बुक है आर्ट एंड ऑब्जेक्टहुड, 1998 में पब्लिश बुक है, वेयर यू कैन सी, वेयर यू कैन रीड ऑल दिस अबाउट द आर्ट एंड ऑब्जेक्टहुड, ठीक है। In this concept, he has explained all about the nature of the object that is being used by the artisans for art installation, ठीक है। कि वो फॉर एग्जाम्पल अनीश जी ने जो क्लाउड गेट के लिए मेटल यूज किया, ठीक है, स्टील, या फिर सुबोध गुप्ता ने स्टेनलेस स्टील का ही यूज क्यों किया अपने आर्टवर्क के लिए, ठीक है। सो उस रीजन का पता करना, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, सो दैट द पीपल, द नॉर्मल पीपल, द जनरल पीपल who are getting participated in with the installation, ठीक है। और जो देखिए मेरा सेंटेंस गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या कहने जा रहा था, क्या बोल दिया, ठीक है, तो अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जो आर्टिस्ट जो मटेरियल यूज करता है, जो जो भी मटेरियल होता है, जो ऑब्जेक्ट का मटेरियल होता है, या जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है, वो कुछ चीजें वो कहती है। अगर मान लीजिए आप लोगों को ये बताना चाहते हैं अपने आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए कि आप अपने आप को पहचानिए, तो इसके लिए सबसे बेटर ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, आई कैन यूज सम मेटल वाला ऑब्जेक्ट जिसके साथ, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन की क्वालिटी सबसे ज्यादा हो, तो वो रिफ्लेक्ट करे, लोग देखे, लोगों को अपना इमेज दिखे। अब फॉर एग्जांपल आपका एक ऑब्जेक्टिव है इंस्टॉलेशन करने का, नाउ यू वांट टू टॉक अबाउट द ओबेसिटी, लोगों में मोटापा बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, आप बताना चाहते हैं कि मोटापा आप भी मोटे ही है, ठीक है ना। तो नॉर्मली आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो कुछ ऐसे ढीले ढाले कपड़े पहन के निकलता है ताकि उसका मोटापा दूसरों को दिखे, ठीक है। एक आर्टिस्ट का ये इंटेंशन है कि ही वांट टू रियलाइज द पीपल हु द ऑब्सेस पीपल अबाउट देयर मोटापा, ठीक है ना, ओबेसिटी। तो उसने क्या किया कि एक ऐसे मेटल का अरेंजमेंट, उसका मोल्ड इस तरीके का किया कि जब उसमें किसी भी ह्यूमन का जब वो देखता है, जब उसका इंटरेक्शन होता है, तो उसको जब अपना रिफ्लेक्शन दिखता है तो वो अपने असली उस मोटापे में दिखता है। कुछ होते हैं ना ग्लास, कुछ मेटल्स होते हैं ना, जब मोल्ड होते हैं तो जब ह्यूमन का रिफ्लेक्शन होता है तो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, वो इलास्टिक वाला इफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे है कि आप जो परसीव कराना चाहते हैं उसके लिए आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट का जो व्यूअर है उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड हो, ठीक है, ताकि वो जो आप दिखाना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ कहना नहीं पड़े। एकदम सिंपल से, अगर कोई आदमी अपने आप को इस तरीके की चीजों में देखता है तो बोलेगा यार मैं मोटा तो हूँ, उसके मन में तुरंत आएगा। तो आपका जो आर्टिस्ट का इंटेंशन था ना, जो मैसेज जिसको कम्युनिकेट करना था, वो हो गया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कर दिया, उसको एफर्ट नहीं करनी पड़ी। सेम टाइम जो व्यूअर्स था उसको भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा ये समझने के लिए कि आर्टिस्ट क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। अनीश कपूर को क्लाउड गेट, जो नाम ही उन्होंने इस वजह से दिया क्लाउड गेट का, कि मतलब उसमें ज्यादातर पोर्शन स्काई का दिखता है। He want to create some atmospheric effect, ठीक है। तो वो जो मटेरियल उन्होंने यूज किया, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला, उसमें वो रिफ्लेक्शन आ जाता है। अगर मान लीजिए मौसम का एकदम सनी, मतलब एकदम अच्छा सा धूप खिला हुआ धूप वाला मौसम है तो वही स्काई दिखेगा, ठीक है। डार्क है, बारिश वाला है, काले घने बादल है तो वही दिखेगा, ठीक है ना। पीपल विल फील द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। So it is all about the objecthood. When you can
establish a relationship between object and viewers. At the same time, you can connect yourself, your thought, your message that you want to communicate with through your art with the certain set of people. ठीक है? So it is all about the objecthood. ठीक है? सुबोध गुप्ता का ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल. ठीक है? The central importance of subjective point of view when experiencing installation art point towards the or regarded for traditional Platonic images theory. वही सेम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि अगर आप किसी को मोटा दिखाते हैं तो आप ऐसा ही कुछ करते हैं ताकि वो इमेज का रिफ्लेक्शन है. ठीक है? इन इफेक्ट द एंटायर इंस्टॉलेशन अडॉप्ट्स द कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ द simulacrum or fluid statue. It neglects any idea from in favor of optimizing its direct appearance to the observer. Installation art operates fully within the realm of sensory perception, in the sense installing the viewer into the artificial system with an appeal to his subjective perception and its ultimate goal. Okay. Okay. ठीक है? तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका यूज जो इंस्टॉलेशन आर्ट में एक आर्टिस्ट करता है तो उसके सेंसर जो सेंसरी परसेप्शंस होते हैं जो सेंस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ना सेंसिटाइज करना. ठीक है? तो उस चीज के साथ वो कनेक्शन जो होता है उसको बिल्ड करने के लिए, उस सब्जेक्टिव परसेप्शन को बिल्ड करने के लिए विद एन अल्टीमेट गोल बाय द आर्टिस्ट, पीपल एक्चुअली रिलेट द ऑब्जेक्टिव. ये कुछ ऐसा नहीं कि फाउंड ऑब्जेक्ट के साथ हमने इंस्टॉलेशन बनाना है. ठीक है? तो फाउंड ऑब्जेक्ट मतलब क्या? इफ आई एम स्टैंडिंग इन बिटवीन एनी प्लेस, फॉर एग्जांपल, I can see plastic wraps over there, papers, whose discarded papers, discarded metals, tin cans, so many things, garbage. ठीक है? Now I want to create something with the found object. So why, with which message, which kind of object from the found object I can opt to create something so that I can communicate my own thought, my own expression to the people, right? So in that way we do all those things. तो ऑब्जेक्टहुड में हम लोग ऑब्जेक्ट का मैसेज के साथ, ऑब्जेक्ट का जो पीपल है उसके साथ जो एक रिलेशन है, उसके साथ जो एक कनेक्शन हो सकता है, उस कनेक्शन, उस रिलेशन को बिल्ड करते समय या फोकस करते समय इंस्टॉलेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? आज के लिए इतना ही. किसी को कुछ पूछना है, कुछ मतलब ऐसा हो कि चीजें समझ में ना आई हो, जो वांट टू आस्क एनीथिंग? कृष्णा जी, कुछ पूछना है? एनी डाउट? ठीक है. तो अभी शुभम मैम, आर यू देयर? तो अभी मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, इस मीटिंग को लीव करता हूँ. कल अगर शेड्यूल होगी क्लास तो कल फिर मिलेंगे. ठीक है? तो इसको इंस्टॉलेशन के जो बाकी के जो थियरी है, डिफरेंट एस्पेक्ट है, जितना मैं बताऊंगा उसके अलावा भी थियरी है. ठीक है? उसके अलावा भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. It is completely depends on the scholars, on the authors, on the philosopher, on the psychologist, on the common people, artist maybe.
ठीक है, हाउ ही कैन इंटरप्रेट अबाउट द इंस्टॉलेशन आर्ट, बिकॉज इंस्टॉलेशन आर्ट एक ऐसा चीज है ना कि इसमें मीडियम की कोई बाध्यता नहीं है, मटेरियल की कोई बाध्यता नहीं है, एक्सप्रेशन को की कोई बाध्यता नहीं, एक्सप्रेशन के अलग आर्ट वर्क में भी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी होता है आर्टिस्ट के पास कि वो अपने आप को जितने इम्पैक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता है उतने इम्पैक्टफुल तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, उतने तरीके वो अपना सकता है। ठीक है, उसके लिए किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, Okay, sir. Thank you, sir. ओके, देन सी यू टुमारो। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।